ठीक है, देखें प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स पढ़ेंगे और ये वाइमी 3 है। देखें एनाटॉमी में सबसे पहले प्रोस्टेट की एनाटॉमी दें। एनाटॉमी के अंदर देखें तो प्रोस्टेट में जोन्स होते हैं, ठीक है ना। जोन्स जो है इनको हम क्या कहते हैं, मैक्नियल जोन्स, क्योंकि मैक्नियल ने इनको क्लासिफाई किया था। तो अब सबसे पहले अगर हम यूरिथ्रा बना ले, यूरिथ्रा क्या इर्द गिर्द पेरी यूरिथ्रल मसल्स हैं। पेरी यूरिथ्रल मसल्स के इर्द गिर्द ये जो है ये आपको ट्रांजिशनल जोन TZ नज़र आएगा, उसके बाद सेंट्रली सेंट्रल जोन नज़र आएगा, और पेरिफेरली आपको क्या नज़र आएगा, पेरिफेरल जोन है ये सारा। और फिर ये जो बीच में ये आपको हैं ये नज़र आ रहे हैं, ये एंटीरियर फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है जोन्स में, ये मैक्नियल क्लासिफिकेशन, मैक्नियल जोन्स है, और ये क्लासिफिकेशन फॉलो होती है आजकल, ठीक है ना। प्रीवियसली देखें प्रोस्टेट जो था वो प्रीवियसली लोब्स में डिवाइड किया जाता था, ठीक है ना। अब हम लोब्स की बात करें प्रोस्टेट की तो वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम सजिटल सेक्शन ले लें प्रोस्टेट का तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये देखें ये ऊपर से ब्लैडर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ब्लैडर है, यहाँ से नीचे क्या है, प्रोस्टेट है, ठीक है। और यहाँ से देखें यूरिथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में क्या खुल रहा है, ये है इजैकुलेटरी डक्ट, ये जो है ना ये इजैकुलेटरी डक्ट है। और इसमें से अगर आप देखें ना तो ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है, यहाँ एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। तो ये कौन सा लोब आएगा आपको, एंटीरियर लोब, AL एंटीरियर लोब। ये कौन सा, पोस्टीरियर लोब। और ये कौन सा है, मीडियन लोब, ठीक है। अब हमने तो कहा था कि 5 लोब्स हैं, टोटल 5 लोब्स होते हैं प्रोस्टेट के, तो यहाँ पे तो कुल 2 लोब्स नज़र आ रहे हैं। तो जो रिमेनिंग जो 2 लेटरल लोब्स है ना, देखें याद रखें प्रोस्टेट के 2 लेटरल लोब्स होते हैं, ठीक है। वो लेटरल लोब सजिटल सेक्शन में हमें नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे लेटरल लोब्स देखने के लिए। तो अगर हम ऐसे करके प्रोस्टेट बना रहे हैं, बीच में हमारा यूरिथ्रा है, तो ये देखें यहाँ पे आसपास आपको मीडियन लोब नज़र आएगा। उसके ये देखें हमने पेशेंट का प्रोस्टेट ऐसे काटा है और उसके सर पे खड़े होकर नीचे देख रहे हैं, ऐसे नीचे, ठीक है। तो ये कौन सी साइड हो गई, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर साइड, ठीक है। अब देखें मीडियन लोब हो गया, ये फिर पोस्टीरियर लोब हो गया, एंटीरियरली कौन सा, एंटीरियर लोब हो गया, और लेटरल लोब्स ही आपको नज़र आ गए, ठीक है। अब देखिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के BPH मोस्ट कॉमन कहाँ होता है प्रोस्टेट में, तो उसका आंसर है लोब्स में मीडियन लोब है और जोन्स में ट्रांजिशन जोन है, ठीक है। देखें ट्रांजिशन जोन, ये देखें ट्रांजिशन जोन ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। इसी तरह अगर एग्जामिनर पूछे कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा, तो आपने पेरिफेरल जोन या फिर पोस्टीरियर लोब, देखें पोस्टीरियर लोब या फिर पेरिफेरल जोन ऐसे दूर होता है, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। अब देखें एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि देखें ये यूरिथ्रा है हमारा, ठीक है। अब देखें एक नोड्यूल BPH का इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, इधर करीब है, ठीक है, ये बिल्कुल इसके यूरिथ्रा के करीब है। दूसरा नोड्यूल जो पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक मिनट मैं इस फिगर में बताता हूँ आपको। अब देखें ये यूरिथ्रा है, ये एक नोड्यूल इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक नोड्यूल इधर है BPH का, ठीक है, ये बड़ा भी है, चलो इसको बड़ा करते हैं थोड़ा। देखें अब ये जो बड़ा है ये दूर होने की वजह से ये इतनी जल्दी सिम्टम्स क्रिएट नहीं करेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। अब देखें ये करीब वाला एकदम ही आपको आपके पेशेंट को जो है ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स दे सकता है। मतलब ये हुआ कि देयर इज़ नो रिलेशन, हो सकता है प्रोस्टेट बड़ा हो लेकिन उसका जो साइज़ है वो यहाँ है, तो हो सकता है एक बहुत बड़े प्रोस्टेट वाला पेशेंट को यूरिनरी सिम्टम्स ना हो, और ये भी हो सकता है कि छोटे प्रोस्टेट वाले पेशेंट्स को यूरिनरी सिम्टम्स हों। वो उस सूरत में होगा क्योंकि ये इसकी डिस्टेंस फ्रॉम यूरिथ्रा पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। कहने का जो मकसद है वो ये है कि देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन साइज ऑफ द प्रोस्टेट एंड सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स, यूरिनरी सिम्टम्स, ठीक है ना। आपको समझ आ रही है ना इस बात की। देखें साइज़ छोटा हो और यूरिथ्रा के करीब हो, तो फॉर एग्जांपल ये यूरिथ्रा है, ये BPH का नोड्यूल है, सिम्टम्स आ सकते हैं। अब कोई पेशेंट छोटे प्रोस्टेट के साथ आपके पास आए तो आपने उसको घर नहीं भेजना कि उसका प्रोस्टेट छोटा है। हो सकता है उसका BPH का नोड्यूल यूरिथ्रा के बहुत करीब हो, ठीक है, जिसकी वजह से उसको सिम्टम्स आ रहे हैं।
ठीक है ना। अब ऑन द अदर हैंड एक ऐसा पेशेंट जिसका ये यूरिथ्रा है फॉर एग्जांपल, और जिसका प्रोस्टेट एडिन बीपीएच बहुत बड़ा है, दूर है, तो अब दूर होने की वजह से फॉर एग्जांपल, चलो इधर इस तरह करते हैं, ये करीब है ना, हम दूर ऐसे बनाते हैं, ऐसे दूर है बड़ा उसका प्रोस्टेट। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसको बीपीएच नहीं है, अगर यूरिनरी सिम्टम्स उसको नहीं आएंगे क्योंकि दूर होने की वजह से कंप्रेशन इफेक्ट कम पड़ रहा है और यूरिनरी सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो ऐसा भी नहीं है कि आप उसको घर भेज दें कि आपको बीपीएच नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है कि देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन साइज ऑफ द प्रोस्टेट एंड सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स इन बीपीएच, ठीक है। ठीक है ना। तो लार्ज नोड्यूल इफ़ far from urethra patient will be asymptomatic, small nodule if close to urethra patient will be symptomatic। तो ये तो था पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल याद रखें कि देखें मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा प्रोस्टेट कौन सी है, पेरिफेरल जोन है ना, पेरिफेरल जोन है। अब पेरिफेरल जोन फार फ्रॉम यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रा से बहुत दूर होता है, और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स, इसीलिए यही वजह है दूर होने की वजह से, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स ऑफ प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा आर एसिम्टोमेटिक, दे आर इनिशियली एसिम्टोमेटिक। जब बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर जाता है ना कार्सिनोमा प्रोस्टेट, तो लेट स्टेजेस में ये पेशेंट्स आपके पास आते हैं, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा ये कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखें जब भी हमें पेशेंट को बीपीएच होता है तो हम क्या करते हैं, ट्रांस यूरिथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट करते हैं, TURP, ठीक है। अब जो TURP है, ठीक है ना, TURP में हम टिश्यू कहाँ से उठाते हैं, टिश्यू हम ट्रांजिशन जोन से टिश्यू उठाते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन जोन से एक्सरसाइज करते हैं टिश्यू को, ठीक है। अब ट्रांजिशन जोन से एक्सरसाइज करते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इस TURP का कोई प्रोटेक्टिव इफेक्ट है कार्सिनोमा प्रोस्टेट में। तो प्रोटेक्टिव इफेक्ट फॉर कार्सिनोमा प्रोस्टेट है कि नहीं है, तो इसका आंसर है कि इट इज़ TURP इज़ नॉट प्रोटेक्टिव अगेंस्ट कार्सिनोमा प्रोस्टेट, ठीक है। कार्सिनोमा जो है देखें ये तो होता है पेरिफेरल जोन में, ठीक है ना, जबकि हमने ट्रांजिशनल जोन में को रिमूव करना होता है TURP में, ठीक है, ट्रांजिशनल जोन को रिमूव करना होता है, ठीक है। तो ये थर्ड प्रिंसिपल, तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि TURP जो है इट इज़ नॉट प्रोटेक्टिव अगेंस्ट कार्सिनोमा प्रोस्टेट। तो देखें सीरम स्क्रीनिंग कैसे करते हैं हम, सीओ प्रोस्टेट के लिए स्क्रीनिंग करते हैं DRE के ज़रिए और PSA के ज़रिए। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या TURP के बाद भी हमें ये स्क्रीनिंग DRE और PSA कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, तो उसका आंसर है कि डेफिनेटली हमें कंटिन्यू करना चाहिए पेशेंट की स्क्रीनिंग, क्योंकि TURP प्रोटेक्टिव नहीं है, TURP में हम ट्रांजिशनल जोन रिमूव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि DRE में कौन सा लोब, जब आप पेशेंट की DRE करते हैं तो कौन सा लोब नॉर्मली फील करते हैं आप, और कौन सा लोब जब इनलार्ज होता है तो फील करते हैं। तो याद रखें नॉर्मली हम BPH में पोस्टीरियर लोब फील करते हैं पेशेंट का, और मीडियन लोब उस वक्त फील होता है, नॉर्मली ये फील नहीं होता है मीडियन लोब उस वक्त फील होता है जब ये E फॉर इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। देखें अब हम BPH डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। अब हम BPH को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए BPH जो है एज रिलेटेड होता है और ये एंडोक्राइन कंट्रोल्ड होता है और मल्टीफैक्टोरियल होता है। देखिए एज रिलेटेड का क्या मतलब है, अगर पेशेंट 41 साल से लेके 50 साल तक के पेशेंट्स में ये 20% ऑफ द टाइम्स, ये 20% पेशेंट BPH में से 20 लोग, ठीक है, BPH के पेशेंट्स होते हैं। 51 से लेके 60 साल की एज में 50% लोग BPH के पेशेंट्स आपको नज़र आएंगे, और अगर 60 से ज़्यादा आपको पेशेंट की एज है तो 90% चांसेस हैं, यानी कि 60 से ज़्यादा के 100 लोगों में से 90 पेशेंट को BPH होता है। कितना कॉमन है, ये एज रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह एंडोक्राइन कंट्रोल हम क्यों कहते हैं, क्योंकि अंडर द कंट्रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। और फैक्टोरियल क्यों कहते हैं, क्योंकि मल्टीफैक्टोरियल पैटर्न ऑफ जेनेटिक्स ये शो करता है, ठीक है। तो देखें अब प्रॉब्लम क्या है, BPH में क्या होता है, BPH में होता है नोड्यूल्स बनते हैं, कहाँ नोड्यूल्स बनते हैं, ट्रांजिशनल जोन में, ठीक है।
ठीक है ना। अब देखें, अब इसमें देखें कि ये जो है ये नॉर्मल आपको ब्लैडर प्रोस्टेट नॉर्मल नज़र आ रहा है सारा। इसमें देखें ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया वाला पेशेंट है। अब ये क्या करता है, जब लार्ज होता है तो यूरेथ्रा को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, ठीक है ना। देखें, अगर ये नोड्यूल है प्रोस्टेट का, ठीक है, प्रोस्टेट में जो है आपके जो ट्रांजिशनल जोन में कोई इस तरह का नोड्यूल है, ठीक है। अब इसको आपने, अगर आप इसका कट सेक्शन ले लें इस नोड्यूल का, तो इसमें आपको क्या क्या नज़र आएगा? इसमें आपको इपिथेलियम नज़र आएगी, इसमें आपको स्ट्रोमा नज़र आएगा। स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है आपका कोलेजन हो सकता है और स्मूथ मसल होता है। स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? कोलेजन और स्मूथ मसल। हमने कनेक्टिव टिश्यू में ये डिटेल से चीज़ें पढ़ी हैं। एक बार अगर आप रिवाइज करेंगे कनेक्टिव टिश्यू हमारा, तो आपको पता चलेगा कि टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, अब देखें, एक होता है टेस्टोस्टेरोन हमारा हार्मोन। हमने क्या कहा कि जो BPH है दैट इज़ अंडर द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये नोड्यूल जो है दैट इज़ इफेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन जो है इटसेल्फ ये एक्टिव नहीं होता, ठीक है। इसको एक्टिव कौन करता है, किस में करता है? एक्टिव करता है 5 अल्फा रिडक्टेज फार, इसको एक्टिव करता है। और किस में? 5 डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, ठीक है। 5 अल्फा रिडक्टेज इसको 5 डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो 5 अल्फा डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन है, ये फिर एक्ट करता है किस पे एक्ट करता है? एपिथेलियम पे, ठीक है, एपिथेलियम पे। ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि 5 डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म होती है इसकी, और एक्टिव फॉर्म क्या करती है? एपिथेलियल कंपोनेंट को अफेक्ट करती है, इसकी प्रोलिफरेशन कराती है, ठीक है ना। अब हम जब कट सेक्शन लेंगे, अगर एपिथेलियल कंपोनेंट ज़्यादा है तो हम 5 अल्फा रिडक्टेज को कम करने की कोशिश करेंगे ताकि टेस्टोस्टेरोन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ना हो। इसको 5 अल्फा रिडक्टेज को यानी कि इनहिबिट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फरी, ठीक है, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं इफ़ एपिथेलियल कंपोनेंट इज़ मेजर या फिर प्रीडोमिनेंट कंपोनेंट हो। अब दूसरी बात मैंने क्या कही? मैंने कहा कि कट सेक्शन लेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एपिथेलियम और स्ट्रोमा होगा। दूसरी बात मैंने क्या कही कि इसमें स्ट्रोमल कंपोनेंट भी होता है। स्ट्रोमा देखें, स्ट्रोमा में फिर कोलेजन और स्मूथ मसल, ठीक है ना। अब देखें, स्ट्रोमा के अंदर स्मूथ मसल में क्या होती है? ये एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग्स होती हैं, एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग्स। सो इफ़ स्ट्रोमल कंपोनेंट इज़ प्रीडोमिनेंट, हम अल्फा ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे। अल्फा ब्लॉकर्स फिर क्या करेंगे? एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग्स को इनहिबिट करेंगे, ठीक है, और जिसकी वजह से पेशेंट के BPH को रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 किस्म की ड्रग्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं, ठीक है ना, इनके साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि ये देखें, जब हम ये देते हैं तो पेशेंट के अंदर ऑलरेडी डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन मौजूद होता है, ऑलरेडी जो बना हुआ, ठीक है, वो मौजूद होता है। अब इसकी वजह से पेशेंट दवाई खा भी रहा होता है, जैसे फिनास्ट्राइड है, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स, ठीक है, फिनास्ट्राइड है, ठीक है। पेशेंट दवाई खा भी रहा होता है लेकिन उसको असर नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि जो मिनिमम टाइम जो रिक्वायर्ड होता है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स के एक्शन का, वो है 1 मंथ, 1 महीने बाद एक्शन स्टार्ट होता है इनका। और मैक्सिमम इफेक्ट कब आता है? 6 मंथ्स के बाद से, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम इफेक्ट 6 मंथ्स के बाद से स्टार्ट होता है या 6 मंथ्स तक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स, फिनास्ट्राइड वगैरह वगैरह का। अब एडवांटेज ऑफ अल्फा ब्लॉकर क्या है ओवर 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर कि ये इसका इंस्टेंट एक्शन होता है। पेशेंट आया BPH के साथ, ठीक है, BPH के साथ आया, आपने 5 इंस्टेंट एक्शन अल्फा ब्लॉकर्स दे दिए, पेशेंट के सिम्टम्स एकदम रिलीफ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर और अल्फा ब्लॉकर, तो आपने अल्फा ब्लॉकर को प्रेफर करना है, क्योंकि ये इट इज़ प्रेफर्ड और 5 अल्फा रिडक्टेज, ठीक है।
हाँ, ठीक है। अब देखें कि जब बीपीएच होता है पेशेंट को, जब भी बीपीएच होता है तो यूरिनरी ब्लैडर पे भी चेंजेस आ जाती हैं, यूरिनरी ब्लैडर पे भी चेंजेस आ जाती हैं। वो क्या चेंजेस हैं देखें। अब ये जो है ये ब्लैडर है, ठीक है, ये ब्लैडर है और ये जो है ये प्रोस्टेट है, ठीक है, ये प्रोस्टेट है और अंदर जो है ये यूरेथ्रा है, ठीक है। अब यूरेथ्रा है, ये देखें ये यूरेथ्रा है, ठीक है। अब देखें अगर नोड्यूल बनता है प्रोस्टेट में, जब नोड्यूल बनता है तो ये यूरेथ्रा को कंप्रेस करता है। जब यूरेथ्रा को कंप्रेस करता है ना तो ब्लैडर से यूरिन को निकालने के लिए ब्लैडर को ज़ोर लगाना पड़ता है। जब ये ज़ोर लगता है ना, ठीक है ना, तो इसकी फिर ब्लैडर की हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया में चला जाता है। ब्लैडर हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया में चला जाता है। और ये किसकी हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया? डेट्रूसर मसल की, ठीक है, डेट्रूसर मसल की हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जब आप डंबल से एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बाइसेप्स ट्राइसेप्स नहीं फूलते, तो इसी तरह ये ब्लैडर को भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। जब एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है तो फिर ब्लैडर का जो मसल है वो फिर हाइपरट्रोफी हो जाता है, हाइपरप्लेजिया होता है। उसका नाम क्या है मसल का? डेट्रूसर मसल है, ठीक है। एक तो ये चेंज आ गया। दूसरा चेंज इसमें कोलेजन डिपोजिशन होती है इसमें ब्लैडर में कोलेजन डिपोजिशन और उसकी फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है। और यही कोलेजन डिपोजिशन और कोलेजन फाइब्रोसिस जो है ये इरिटेंट सिम्टम्स कॉज करते हैं ब्लैडर में, ठीक है ना। तो इरिटेटिव सिम्टम्स देखिए मैंने क्या कहा, इरिटेटिव सिम्टम्स उस वक्त आते हैं जब डेट्रूसर मसल की हाइपरट्रॉफी हो, डेट्रूसर मसल की हाइपरप्लेजिया हो बिकॉज ऑफ यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ये और दूसरा क्या, दूसरा ये जब कोलेजन डिपोजिशन हो और फाइब्रोसिस हो तो क्या होता है, इरिटेटिव सिम्टम्स आते हैं, ठीक है ना। याद रखें इरिटेटिव सिम्टम्स कौन कौन से हैं, फन याद रखें, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड नोक्ट्यूरिया को इरिटेटिव सिम्टम्स कहते हैं, ठीक है। अब एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स तो ये हो गया इरिटेटिव सिम्टम्स। अब देखें जब बीपीएच में क्या होता है, नोड्यूल बनता है यूरिथ्रा के अराउंड, यूरिथ्रा कंप्रेस हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो इसकी वजह से फिर ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स में देखें हेजिटेंसी है, इंटरमिटेंसी है, यानी कि फ्लो इज़ नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है ना, ऐसे होके आता है, ठीक है। फिर पुअर स्ट्रीम, पुअर फ्लो, ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन, पुअर स्ट्रीम और पुअर फ्लो एक ही बात है, ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन और पोस्ट रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। पोस्ट रेजिडुअल वॉल्यूम जो है यूरिन इस पेशेंट फील करता है जैसे यूरिन इज स्टिल देयर इन द ब्लैडर, इसको पोस्ट रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ये भी एक ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम ऑफ द बीपीएच में आता है। अब देखिए कि प्रोस्टेट का एक स्कोरिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना, IPSS स्कोरिंग सिस्टम कहते हैं इसको, इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर। ये सिम्टम्स, इसकी स्कोरिंग 0 से लेके 35 तक होती है और इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड अगर 0 से 7 हो, मॉडरेट 8 से 19 तक और सीवियर 20 से आगे 35 तक, ठीक है ना, इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर। अब देखिए मैंने कहा था कि जो बीपीएच है दैट इज़ एज रिलेटेड एंडोक्राइन कंट्रोल्ड मल्टीफैक्टोरियल प्रोसेस है, ठीक है ना। अब देखें अक्सर आपके पास ऐसे पेशेंट्स जब आएंगे पेशेंट बीपीएच लेके तो वो 60+ एज के होंगे, ठीक है, और उसके वो फिर इस तरह के बीपीएच के सिम्टम्स लेके आएंगे, ठीक है। अब देखिए कोई भी पेशेंट आता है आपके पास ओपीडी में फॉर एग्जांपल और ये सिम्टम्स आपको बताता है तो आप क्या करेंगे, आप हिस्ट्री लेंगे, अच्छी सी हिस्ट्री लेने के बाद आप उसकी DRE करेंगे। जब DRE करेंगे ना, देखें DRE में बीपीएच के केस में आपको DRE में क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी, आपको C मिलेगा, C निमोनिक मिलेगा, C स्मूथ एनलार्ज्ड स्मूथ इलास्टिक इनलार्जमेंट मिलेगी बीपीएच के केस में, जबकि कार्सिनोमा प्रोस्टेट के केस में हार्ड इनलार्ज रफ और MSO मिलेगा। MSO क्या है, मीडियन सल्कस ओब्लिट्रेशन, MSO को कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं DRE ऑफ द कार्सिनोमा प्रोस्टेट और DRE ऑफ द बीपीएच में, ठीक है।
ठीक है ना। अब देखें कि हमने क्या कहा था पहले कि देर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन साइज ऑफ द प्रोस्टेट बीपीएच या फिर साइज ऑफ द प्रोस्टेट और सिम्टम सीवियरिटी। ठीक है, इसमें कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है। देखिए अब अगर आप पेशेंट आया, आपने उसकी DRE की और उसका प्रोस्टेट इनलार्ज आया, ठीक है, प्रोस्टेट इनलार्ज आया, तो पेशेंट ऐसा एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है ना, एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो नोड्यूल होता है ना, नोड्यूल, उसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नोड्यूल की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए DRE इज़ नॉट एलोन एनफ। ठीक है, यानी कि इट मीन्स ओनली DRE इज़ नॉट डायग्नोस्टिक फॉर BPH। ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि DRE इज़ नॉट एनफ। ठीक है, अब DRE एनफ नहीं है तो फिर आपको क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए पेशेंट के बारे में? पेशेंट की कंप्रेशन ऑफ द यूरिथ्रा और पेशेंट की ऑब्स्ट्रक्शन टू द यूरिन फ्लो, ये आपको देखना है। आप ये कैसे देखेंगे? बाय यूरोफ्लोमेट्री। ठीक है, UFM। ठीक है, यूरो फ्लोमीट्री से। ठीक है ना। अब यूरोफ्लोमीट्री जो है एक इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, हमने कहा कि DRE भी डेफिनेटली एक इन्वेस्टिगेशन है। यूरोफ्लोमेट्री, यूरोफ्लोमेट्री से हम क्या करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम फ्लो रेट, जिसको हम क्या कहते हैं? Qmax। अगर तो क्यू देखें, नॉर्मल Qmax क्या होता है पेशेंट का? वो ग्रेटर देन 15 ml/s होता है। अगर 10 से 15 है, यानी 15 से कम और 10 से ज़्यादा है, तो इसको हम इक्विवोकल कहेंगे। अगर 10 से कम है तो दैट इज़ सजेस्टिव ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है ना। तो क्या कहा मैंने? यूरोफ्लोमेट्री। ठीक है ना। अगर 10 से कम है तो दैट इज सजेस्टिव ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए मैंने यहाँ पे सजेस्टिव का वर्ड यूज़ किया है, मैंने डायग्नोस्टिक का वर्ड नहीं यूज़ किया। ठीक है ना। तो आई सेड सजेस्टिव नॉट डायग्नोस्टिक, यानी कि यूरोफ्लोमेट्री इज gives us Euroflowmetry gives a suggestion that this patient might be having BPH, but it is not confirming। ठीक है, it is not diagnostic। देखें होता क्या है, एक होता है न्यूरोजेनिक ब्लैडर, ठीक है, NGB, मैंने आपको पहले भी बताया। एक होता है BPH। अब BPH में क्या होता है? BPH में यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर फिर कंट्रैक्ट्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, और फिर उससे क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर प्रेशर जो होता है ना वो हाई होता है। ब्लैडर प्रेशर क्या होता है? हाई, लेकिन फिर भी Qmax जो होती है लो होती है। दूसरी तरफ न्यूरोजेनिक ब्लैडर में देखें, न्यूरोजेनिक ब्लैडर में देर इज़ नो फोर्स, नो प्रेशर इन द यूरिनरी ब्लैडर, जिसकी वजह से Qmax लो होता है। तो Qmax 10 से कम किन किन कंडीशंस में हो सकता है? 10 से कम Qmax, 10 से कम Qmax होता है न्यूरोजेनिक ब्लैडर में। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है लो Qmax की? न्यूरोजेनिक ब्लैडर और BPH। ठीक है, अब हमने DRE की, ठीक है। अच्छा, मज़ीद कन्फर्मेशन करने के लिए हमने यूरोफ्लोमेट्री की। अब यूरोफ्लोमेट्री में Qmax आया है 10 से कम। हम सोच रहे हैं कि 10 से कम तो जो है BPH में भी होता है और न्यूरोजेनिक ब्लैडर NGB न्यूरोजेनिक ब्लैडर में भी होता है, और क्या होता है? BPH में भी होता है, BPH में भी होता है। ठीक है, अब इन दोनों में फिर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? ठीक है, देखें न्यूरोजेनिक ब्लैडर और BPH में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? वो ऐसे कि प्रेशर मेजर करेंगे। हमने कहा था ना कि इसमें प्रेशर नहीं होता, इसमें प्रेशर होता है, तो BPH प्रेशर मेजर करेंगे। तो अब वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन BPH प्रेशर मेजर करके हमें दे सकती है? दैट इज़ सिस्टोमेट्री। ठीक है, ठीक है ना। अब सिस्टोमेट्री में अगर ब्लैडर प्रेशर ग्रेटर देन 80 सेंटीमीटर ऑफ वाटर हो तो हम उसका हमारा जो डायग्नोसिस जो है BPH का कंफर्म हो जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ BPH? तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ BPH ये है कि Qmax लेस देन 10 हो। ठीक है, 10 क्या? 10 ml/s। ठीक है, मैंने आपको यहाँ कहा था ना कि इट इज़ मेजर्ड इन ml/s, कितना पेशाब आ रहा है, वेलोसिटी है ये। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या है?
कि जो प्रेशर होगा ब्लैडर में इट शुड बी ग्रेटर देन 80 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, ये जो है ये हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है बीपीएच का। ठीक है ना, हम क्या मेजर करते हैं, फ्लो ऑफ वाटर यूरिन और प्रेशर ऑफ ब्लैडर। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारी डायग्नोसिस कंफर्म हुई है कि ये पेशेंट को बीपीएच है, तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम ट्रीटमेंट डेफिनेटली प्रेफर ट्रीटमेंट फॉर बीपीएच इज मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या देते हैं, दो ऑप्शन है हमारे पास। नंबर ए में हमारे पास हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, अल्फ़ा ब्लॉकर्स। बी में हमारे पास हैं 45 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, अल्फ़ा ब्लॉकर्स कौन कौन से हैं, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन और टेम्सुलोसिन। एक और न्यू ड्रग आई हुई है, ये आपने याद रखना है, साइलोडोसिन, ये न्यू ड्रग है इसकी। ठीक है ना, सही है। अब इन सब में मोस्ट प्रेफर्ड ड्रग कौन सी है, वो है टेम्सुलोसिन। क्यों, क्योंकि ये अल्फ़ा 1A सिलेक्टिव ब्लॉकर है, अल्फ़ा 1A सिलेक्टिव ब्लॉकर है ये। ठीक है, टेम्सोल के नाम से आती है, 0.4 mg OD या HS इसका डोज होता है। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स, फिनास्ट्राइड, ड्यूटास्ट्राइड। ठीक है, फिनास्ट्राइड, ड्यूटास्ट्राइड, ट्रिप्टोरेलिन, पामोएट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ट्रिप्टोरेलिन पामोएट। ठीक है, अब फिर तीसरा ऑप्शन भी है हमारे पास। तीसरा ऑप्शन क्या है कि इन दोनों का कॉम्बो दे दें, इन दोनों का कॉम्बो दे दें। कॉम्बो में देखें, हम टेम्सुलोसिन को ड्यूटास्ट्राइड के साथ मिला के देते हैं। अब ये कॉम्बो हम किन पेशेंट्स में देते हैं, उन पेशेंट्स में जिनमें लार्ज प्रोस्टेट हो और PSA लेवल हाई, वेरी हाई हो, PSA लेवल हाई के साथ लार्ज प्रोस्टेट हो, उनमें हम कॉम्बो देते हैं। अब देखें, जो मेडिकल मैनेजमेंट अगर फेल हो, ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट अगर कामयाब ना हो, तो हमारे पास फिर दूसरी ऑप्शन क्या है। ठीक है, याद रखें मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में मेडिकल मैनेजमेंट काफ़ी रहती है। ठीक है, अगर मेडिकल मैनेजमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी नहीं होती, पेशेंट ट्रीट नहीं हो पाता, तो हम सर्जिकल उसकी तरफ जाएंगे। और अब सर्जिकल इंटरवेंशन के इंडिकेशंस क्या हैं। ठीक है, तो इंडिकेशंस फॉर सर्जरी इन बीपीएच कौन कौन से हैं, नो इम्प्रूवमेंट आफ्टर मेडिकल मैनेजमेंट, रिकरेंट UTI, हाइड्रोनेफ्रोसिस और रेनल फेलियर, ब्लैडर स्टोन, क्योंकि बीपीएच की जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, उसकी वजह से ब्लैडर स्टोन एक रिस्क फैक्टर है ये बीपीएच ब्लैडर स्टोन के लिए। ग्रॉस हिमेचुरिया हो और रिफ्रैक्टरी यूरिनरी रिटेंशन हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में पूछते हैं। रिफ्रैक्टरी यूरिनरी रिटेंशन हो तो भी इंडिकेशन बनती है सर्जिकल इंटरवेंशन की। ठीक है, तो ये इंडिकेशंस हो गए सर्जरी फॉर बीपीएच की। अब देखें, गोल्ड स्टैंडर्ड अगर कोई पूछे आपसे कि गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जिकल प्रोसीजर कौन सा है बीपीएच के लिए, तो आप कहेंगे कि TURP है। ठीक है ना, TURP। नेक्स्ट वीडियो में हम TURP के से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जिकल ट्रीटमेंट है फॉर बीपीएच, ये क्या है, ये हमारा टर्प है। ठीक है, टर्प मतलब ट्रांस यूरेथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। अब टर्प में हम क्या करते हैं, टर्प में हम एक रिजेक्टोस्कोप यूज़ करते हैं। ठीक है ना, वो रिजेक्टोस्कोप हम यूरेथ्रा के थ्रू डालते हैं अंदर, और फिर हम उधर तक पहुँचते हैं प्रोस्टेट तक। ठीक है, अब विद इन द रिजेक्टोस्कोप क्या होता है, अब देखें ये रिजेक्टोस्कोप है। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, डायथर्मी लूप होती है। ये देखें, ये डायथर्मी लूप आपके पास नज़र आ रही है। इस डायथर्मी लूप को वायर लूप भी बोलते हैं, एलिक्स इवेक्यूएटर भी बोलते हैं। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, प्रोस्टेट से टिश्यू उठाते हैं, प्रोस्टेट के चिप्स टाइप बना के, जैसे लेज़ का चिप्स नहीं होता, ऐसे हम टिश्यूज़ उठाते हैं। ठीक है, इस टिश्यूज़ उठाते हैं और फिर हम उसकी यूरेथ्रा की ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना, वी क्लियर द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरेथ्रा। ठीक है ना, तो ये होता है टर्प। ठीक है ना, अब ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिजेक्टोस्कोप है। ये यूरेथ्रा के अंदर हमने रिजेक्टोस्कोप डाल दिया है। रिजेक्टोस्कोप के अंदर फिर हमारे पास ये जो है ना, ये वायर लूप है, जिसको डायथर्मी लूप भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी मदद से ये देखें, हम यहाँ से चिप्स ए से उठा रहे हैं।
टिश्यू उठा रहे हैं, ये देखिए ऐसे, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं ट्रांसयूरेथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है ना। अब जब हम रिमूव करते हैं चिप्स को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, तो उस जगह में ब्लीडिंग होती है, ठीक है ना। क्योंकि वेस्कुलर चैनल्स ओपन हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है। तो इस ब्लीडिंग को क्या कहते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए या फिर इस ब्लीडिंग के साइड इफ़ेक्ट्स को रोकने के लिए हमें कंटिन्यूस इरिगेशन ऑफ द ब्लैडर की ज़रूरत पड़ती है, कंटिन्यूस इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। इस कंटिन्यूस इरिगेशन के लिए जो फ्लूइड यूज़ किया जाता है वो होता है 1.5% ग्लाइसिन। क्या होता है? 1.5% ग्लाइसिन होता है, ठीक है। अब जो टर्प प्रोसीजर की कितनी टेक्निक्स हैं? हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं। एक है हमारे पास नेस्बिट टेक्निक है, दूसरी हमारे पास मायर-मेजर टेक्निक है, ठीक है। MAVER मायर-मेजर टेक्निक। देखें, नेस्बिट टेक्निक है ये। एक होता है नेस्बिट ऑपरेशन, वो हमने पहले भी बताया था जब हमने पेरोनीज डिजीज़ डिस्कस की थी पेनिस एंड यूरेथ्रा में। तो वो जो नेस्बिट ऑपरेशन है वो पेरोनीज डिजीज़ के लिए किया जाता है। दिस इज़ नेस्बिट टेक्निक, ठीक है ना। तो अब इन दोनों में से कौन सा प्रेफर्ड टेक्निक है? ये है नेस्बिट टेक्निक प्रेफर्ड है फॉर टर्प, ठीक है। दूसरी बात हमने फ्लूइड्स की देखें, फ्लूइड जो है हमारे पास 1.5% ग्लाइसिन है और नॉर्मल सेलाइन है, ठीक है। देखिए, नॉर्मल सेलाइन 1.5% ग्लाइसिन हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये कहते हैं कि ये प्रेफर्ड है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल सेलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल सेलाइन किन कंडीशंस में? देखें, नॉर्मल सेलाइन का यूज़ इट डिपेंड्स ऑन कि कॉर्टरी आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप बाइपोलर कॉर्टरी यूज़ कर रहे हैं तो आप नॉर्मल सेलाइन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मोनोपोलर कॉर्टरी यूज़ करते हैं तो आप नॉर्मल सेलाइन नहीं यूज़ कर सकते। देखें, मोनोपोलर कॉर्टरी में क्या होता है, वो जो पैड हम रखते हैं पेशेंट की बैक पे, थाइस पे या बटक्स पे, ठीक है, पैड टाइप, ठीक है, अर्थ के लिए, ठीक है। तो उसमें नॉर्मल सेलाइन मोनोपोलर में पेन लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना, जिसको हम बॉडी के साथ टच करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो पेन लाइक इंस्ट्रूमेंट है फॉर द कंप्लीशन ऑफ सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टू फ्लो इन द पेशेंट्स बॉडी, ठीक है, फ्लो करती है पेशेंट की बॉडी में, ठीक है ना। अब जो मोनोपोलर कॉर्टरी है इसमें नॉर्मल सेलाइन अगर आप यूज़ करेंगे तो क्या होगा? नॉर्मल सेलाइन एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, तो जैसे ही मोनोपोलर कॉर्टरी गुजरेगी नॉर्मल सेलाइन डिवाइड होगा सोडियम और क्लोराइड में, ठीक है। अब जब सोडियम और क्लोराइड में जब डिवाइड होता है नॉर्मल सेलाइन तो फिर करंट डिसिपेट होगा, क्या? लोकली करंट डिसिपेट होगा लोकली, फिर हमें वो इफ़ेक्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। इसीलिए कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस आर नॉट यूज्ड विथ मोनोपोलर कॉर्टरी, ठीक है। इसका निमोनिक याद रखें करीब से। निमोनिक इसका ये है कि मोनो है ना, मोनो मतलब MO से मोनोपोलर कॉर्टरी, नो से नो नॉर्मल सेलाइन, ठीक है। ये निमोनिक याद रखना है आपने, ठीक है। अब बाइपोलर के साथ हम नॉर्मल सेलाइन यूज़ कर सकते हैं। बाइपोलर, देखिए, बाइपोलर जो कॉर्टरी है इसमें फोर्सेप लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरह का, ठीक है। ये दोनों टच होते हैं, जब ये दोनों फोर्सेप ऐसे टच होते हैं ना तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है दोनों लिम्स ऑफ द फोर्सेप्स में, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या होता है कि जो करंट होता है लोकल फ्लो करता है करंट, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल सेलाइन हम यूज़ कर सकते हैं बाइपोलर में, ठीक है ना। बाइपोलर में हम नॉर्मल सेलाइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जब हम बाइपोलर कॉर्टरी के साथ हम यूज़ करें नॉर्मल सेलाइन, इसको हम क्या कहते हैं पता है? इसको एक टर्म का नाम देते हैं ट्यूरिस, ठीक है, ट्यूरिस, ठीक है ना। ट्यूरिस मतलब ट्रांसयूरेथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट इन नॉर्मल सेलाइन, ठीक है, इन नॉर्मल सेलाइन, इन सेलाइन भी बोल दो, ठीक है, विथ क्या? बाइपोलर कॉर्टरी, उसको हम ट्यूरिस कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, कोई भी पेशेंट आता है उसको हमने TURP किया है विद बाइपोलर कॉर्टरी, ठीक है, और उसमें हमने नॉर्मल सेलाइन यूज़ किया है, तो उस टर्व को आप ट्यूरिस भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा पेशेंट ऑपरेशन से होके आता है तो आप कह सकते हैं कि इसको ट्यूरिस किया है हमने, ठीक है, ठीक है।
अगली जो इम्पोर्टेंट बात है ना TURP में, वो है लैंडमार्क इन BPH TURP। देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये MI नहीं, ये MI है लेकिन ये वो वाला MI नहीं है, दिल वाला, ठीक है, ये दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजिटल लैंडमार्क फॉर TURP जो है वो है वीरोमोंटानम, ठीक है ना। वीरोमोंटानम जो है वो मौजूद होता है जस्ट प्रॉक्सिमल टू द स्फिंक्टर। कौन सा स्फिंक्टर? एक्सटर्नल यूरिनरी स्फिंक्टर, ठीक है। ठीक है, ये देखें, ये हमारा यूरिथ्रा ब्लैडर है, ब्लैडर, ठीक है, यहाँ से ये यूरिथ्रा आ रहा है। यूरिथ्रा जब आ रहा है ना, तो ये देखें, ये प्रोस्टेट है, ठीक है, प्रोस्टेट है, ठीक है ना, ये नीचे पेरिनियल बॉडी, ठीक है, यानी कि पेल्विक डायफ्राम, ठीक है। अब देखें, यहाँ से यूरिथ्रा आ रहा है, ये प्रॉक्सिमल एरिया है ना, प्रॉक्सिमल एरिया, यहाँ पे आके ये जो ये है डायलिटेशन सी, इसको हम क्या कहते हैं? वीरोमोंटानम कहते हैं, ठीक है ना, ये वीरोमोंटानम कहते हैं। ओपनिंग ऑफ प्रोस्टेटिक डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, ये देखें वो इसी जगह पे, ये देखें, ठीक है, सही है ना। अब इस वीरोमोंटानम को हम क्या कहते हैं? इस वीरोमोंटानम को कहते हैं कि इम्पोर्टेंट डिस्टल लैंडमार्क, क्योंकि ये डिस्टल ही है, प्रॉक्सिमली नहीं है। अब देखें, यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर होता है, यहाँ पे ये देखें एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, एक्सटर्नल यूरिनरी स्फिंक्टर, ये जो रेड कलर में नज़र आ रहा है ना, ये एक्सटर्नल यूरिनरी स्फिंक्टर है, ठीक है ना। अब देखें, वीरोमोंटानम कहाँ मौजूद है? जस्ट प्रॉक्सिमल टू एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है ना। इंटरनल स्फिंक्टर के लिए कोई भी लैंडमार्क नहीं होता, याद रखें। एक्सटर्नल स्फिंक्टर का लैंडमार्क है ये वीरोमोंटानम, ठीक है ना। अब जब हम TURP में चिप्स निकालते होते हैं प्रोस्टेट से, वी डोंट गो बियॉन्ड वीरोमोंटानम, ठीक है, हम वीरोमोंटानम से इस तरफ नहीं आते। क्यों? क्योंकि वी वांट टू प्रोटेक्ट एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, इसीलिए इसको लैंडमार्क कहा जाता है वीरोमोंटानम को, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस की बात करें TURP के, तो देखें, जो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, ठीक है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन ऑलमोस्ट 75% ऑफ द पेशेंट्स में आपको नज़र आएगी। देखें, 100 टर्प के पेशेंट्स में से 75 को रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की शिकायत होगी। इसी तरह फिर इम्पोर्टेंस है दूसरी हमारी, 100 टर्प के पेशेंट्स में से 10 को इम्पोर्टेंस की शिकायत होगी। इसी तरह यूरिनरी इनकंटिनेंस है, 100 टर्प के पेशेंट्स में से 1 को, यानी रेयर है ये, ठीक है, 1 को जो है यूरिनरी इनकंटिनेंस की शिकायत होगी, ठीक है। ये उस वक्त होती है जब व्हेन देयर इज़ इंजरी टू द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन मोस्ट कॉमन है, 100 में से 75 को हो रही है, तो डेफिनेटली कॉमन ही होगी ना, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इस डायग्राम में ये देखें, ये ब्लैडर है हमारा, ये पूरा ब्लैडर, ये प्रोस्टेट और ये यूरिथ्रा फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये यूरिथ्रा, ठीक है। अब ये क्या है? ये हमारी इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट, और ये क्या है हमारा? टेस्टिस, इजैकुलेटरी डक्ट, फिर वॉज डिफरेंस इन टेस्टिस, ठीक है, ठीक है ना। अब ब्लैडर हुआ, प्रोस्टेट हुआ, इजैकुलेटरी डक्ट, वॉज डिफरेंस, टेस्टिस और यूरिथ्रा हुआ, ठीक है। अब हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि जो इरेक्शन है वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है। डेफिनेटली जब आपके पास पीछे कुत्ता पड़ जाएगा तो आप इरेक्शन करते तो नहीं फिरोगे ना, ठीक है, कॉमन सेंस है। अच्छा, फिर जबकि जो इजैकुलेशन है, इजैकुलेशन दैट इज़ ड्यू टू सिंपैथेटिक सिस्टम, इजैकुलेशन सिंपैथेटिक सिस्टम कराता है, इरेक्शन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कराता है। इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो हमारे पास मेरे चैनल में मौजूद है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब जब इजैकुलेशन होती है, होता क्या है? यहाँ से सीमेन आता है इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट से थ्रू कहाँ जाता है? ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में, तो ये प्रोस्टेट है ना, तो यहाँ पे प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा से नीचे आके यूरिथ्रा में आ जाता है और बाहर आता है, ठीक है। इजैकुलेट जो होता है वो बाहर आता है, ये पूरा उसका पाथवे है, ठीक है, ठीक है ना। अब जब हम टर्प करते हैं ना, टर्प करते हैं, हमने पहले भी बताया कि जो इंटरनल यूरिनरी स्फिंक्टर है, इंटरनल यूरिनरी स्फिंक्टर जो इधर होता है ब्लैडर के पास, ब्लैडर की नीचे बेस पे, ठीक है ना,
अपेक्स हो या बेस हो ये ब्लैडर की, बाहर प्रोस्टेट और ब्लैडर के बीच में इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है, ठीक है। अब इस स्फिंक्टर के लिए कोई लैंडमार्क नहीं है। अब कोई लैंडमार्क नहीं है तो हम इसको पहचान भी नहीं पाते कि आया इंटरनल स्फिंक्टर है या नहीं। तो टर्प में क्या होता है, टर्प में हम इसको इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को इसके चिप्स निकालते हैं और इसको इंजर कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इंजर कर लेते हैं ना इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को, अब देखें इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर L1 सिंपैथेटिक गैंग्लिया सप्लाई करती है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को, ठीक है ना। अब ड्यूरिंग टर्प लैंडमार्क नहीं होने की वजह से जब इसकी इंजरी होती है ना तो फिर इजेकुलेशन होती है रेट्रोग्रेड, ठीक है। और ये पूरी की पूरी ऊपर नहीं जाती, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ सीमेन गोस इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, इसी को हम रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन कहते हैं और ये एक कॉम्प्लिकेशन है टर्प की, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें नॉर्मली टेस्टिस से आता है इजेकुलेटेड डक्ट, इजेकुलेटेड डक्ट से प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से फिर नीचे दूसरे पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा में आके ये बाहर आता है। लेकिन अगर ड्यूरिंग टर्प लैंडमार्क नहीं होने की वजह से इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर ज़ाया हो जाए तो फिर कुछ अमाउंट फिर इसकी यूरिनरी ब्लैडर में भी जाती है सीमेन की, ठीक है, जिसको रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन कहते हैं। अब याद रखें रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन जो है ये दूसरी कुछ कंडीशंस में भी होती है, टर्प में तो होती ही होती है लेकिन दूसरी कंडीशंस, फॉर एग्जांपल एक बर्गर डिजीज़ याद रखें। बर्गर डिजीज़ में हम लुम्बर लुम्बर सिंपैथेक्टमी करते हैं, ठीक है। L1 to L4 हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी अब देखो L1 ही तो सप्लाई कर रहा है किसको, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को। अब L1 निकल गया तो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर का कंट्रोल ख़त्म हो गया। अब इसका कंट्रोल ख़त्म हो गया तो फिर इजेकुलेट ऐसे ऊपर आएगा। एक तो हो गई बर्गर डिजीज़। देखें इसीलिए जब भी हम बायलैटरल सिंपैथेक्टमी करते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों साइड्स में से एक L1 बच जाए, L1 गैंग्लिया बच जाए, ठीक है, कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम उसको स्पेयर करते हैं L1 को ताकि हम रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन से बचा सकें पेशेंट को। दूसरी बात यह है कि कोई भी ड्रग जो कि रिलैक्स करती है स्मूथ मसल्स को कोई भी ड्रग जो रिलैक्स करती है स्मूथ मसल्स को, उसकी वजह से रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन हो सकता है, ठीक है ना। देखें इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एक स्मूथ मसल है, ठीक है। अब अगर ये रिलैक्स हो गया तो इजेकुलेशन ऊपर जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो फॉर एग्जांपल अल्फा ब्लॉकर्स हैं हमारे, ये क्या करते हैं स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं, तो इनकी वजह से भी रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन हो सकती है, ठीक है। RGE रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन हो सकती है, ठीक है ना। तो जो रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन है ये किन किन कंडीशंस की वजह से हो सकती है, टर्प के बाद हो सकती है पेशेंट को, बायलेटरल लुम्बर सिंपैथेक्टमी में हो सकती है, बर्गर्स डिजीज़ में हो सकती है और अल्फा ब्लॉकर्स में होती है, ठीक है ना, अल्फा ब्लॉकर, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि टर्प की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, यहाँ पीछे पेज में मैंने क्या कहा था, मैंने यहाँ पे कहा था कि टर्प की कॉम्प्लिकेशंस में क्या 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 है, रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन है, इम्पोटेंस है और यूरिनरी इनकंटिनेंस है, ठीक है। तो ये हैं। अब अगर कोई आपसे एग्जामिनर पूछे कि मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ टर्प पूछे तो वो क्या है पता है, मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ टर्प है ब्लैडर नेक स्टेनोसिस। ये ऑलमोस्ट 100 में से 4 पेशेंट्स को होती है, 4%, ठीक है। फॉलोड बाय यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर्स जो कि 3.6% पेशेंट्स में होती है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद देखें कि एक डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन होती है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। अब देखें यहाँ पे मैं डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया के बारे में बताऊँ कि जो सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं ना उनको जब हमारे नॉर्मली वार्ड में जो TORP होती है वो कंसल्टेंट्स करते हैं। जब कंसल्टेंट्स का शुरू करने से पहले, ऑपरेशन शुरू करने से पहले क्या करते हैं, अपने सीनियर रेजिडेंट्स को बताते हैं कि नोट द टाइम, ठीक है, टाइम नोट करने के लिए बोलते हैं। अब जब सर्जरी करते हैं वो तो टाइम नोट करते हैं सीनियर रेजिडेंट्स, और जब कंसल्टेंट्स फिर सीनियर रेजिडेंट्स को कहते हैं कि जब भी 90 मिनट्स हों
तो आप हमें बता दें, हम ऑपरेशन रोक लेंगे, वी विल स्टॉप द ऑपरेशन। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि 90 मिनट्स का जो कंसेप्ट है ना, वो इसलिए है कि जब भी टर्प करते हैं ना, टर्प में हम चिप्स ऑफ टिश्यू निकाल लेते हैं, चिप्स ऑफ टिश्यू निकाल लेते हैं। कहाँ से? प्रोस्टेट से। इस दौरान वेस्कुलर चैनल्स ओपन हो जाते हैं। जब वेस्कुलर चैनल्स ओपन हो जाते हैं ना, तो एक तरफ तो हमारी कंटिन्यूस इरिगेशन चल रही होती है पेशेंट की, कहाँ, किस चीज़ से? 1.5% ग्लाइसिन से। अब अगर 90 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाए तो जो इरिगेटिंग फ्लूइड जो है 1.5% नॉर्मल ग्लाइसिन या नॉर्मल सेलाइन, जो भी बोल दो, ठीक है ना, ये फ्लूइड एब्जॉर्ब होता है, ये इरिगेटिंग फ्लूइड एब्जॉर्ब होता है। कैसे एब्जॉर्ब होता है? वाया वेस्कुलर चैनल्स। जो ओपन वेस्कुलर चैनल्स थे, हमने जैसे खुरच के चिप्स निकाल लिया था, उसमें से फिर वेस्कुलर चैनल्स बने थे, उन चैनल्स में से फिर वो जो फ्लूइड होता है वो एब्जॉर्ब होता है। अब जब ये फ्लूइड एब्जॉर्ब होता है ना, तो पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में चला जाता है। ठीक है ना। अब फ्लूइड जब ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स कम होंगे, तो इसको टर्प सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको वाटर इंटॉक्सिकेशन भी बोलते हैं, या फिर इसको डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, जब फ्लूइड ओवरलोड होगा ना, तो पेशेंट फिर क्या कहा जाता है? पेशेंट जाता है डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया में। ठीक है, इसीलिए इस कॉम्प्लिकेशन का नाम टर्प सिंड्रोम भी है, इसी को वाटर इंटॉक्सिकेशन भी बोलते हैं, इसी को डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया भी बोलते हैं। ठीक है ना। ठीक है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं? रिस्क फैक्टर्स: प्रोस्टेट साइज ग्रेटर देन 75, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह सर्जरी ग्रेटर देन 90 मिनट्स, 75 से ज़्यादा ग्राम से ज़्यादा 75 ग्राम से ज़्यादा प्रोस्टेट हो, 90 मिनट से ज़्यादा टाइम लगे प्रोसीजर पे, तो टर्प सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, अब देखें, टर्प सिंड्रोम के सिम्टम्स और उसकी ट्रीटमेंट को समझना बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है ना। देखें, हुआ क्या है? वाटर इंटॉक्सिकेशन हुई है। ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड की वजह से। ठीक है, अब जब फ्लूइड ओवरलोड हुआ है पेशेंट को, तो वहाँ पे पेशेंट को क्या होगा? हाइपरटेंशन, ये हाइपरटेंशन की अलामत है। साथ साथ में फिर डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होगा, यानी कि सोडियम कम, बीपी ज़्यादा। ठीक है ना, ये चक्कर हो रहा है पेशेंट को। तो अब हाइपरटेंशन की वजह से किस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं? डिजीनेस आ सकती है, कन्फ्यूजन आ सकती है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं, विजुअल एब्नॉर्मेलिटीज़, और जो है हाइपरटेंशन, और फिर क्या हो सकता है? ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। ठीक है, ये सारा इस फ्लूइड ओवरलोड की वजह से है ये सिम्टम्स। तो इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट को आए हैं जिसको टर्प हुआ है, तो आप समझे कि उसको डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब फ्लूइड ओवरलोड है, अब ट्रीटमेंट कैसे समझेंगे? इसकी ट्रीटमेंट, फ्लूइड ओवरलोड है तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फ्लूइड ओवरलोड क्या है हमारे पास? ड्रग ऑफ चॉइस फ्यूरोसेमाइड है, लेसिक्स। अगर लेसिक्स देने के बाद भी पेशेंट सिम्टोमेटिक रहता है, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट है सिम्टम्स बिकॉज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। फिर हाइपोनेट्रीमिया के लिए हमारे पास फ्लूइड देंगे हम, कौन सा? फ्लूइड ऑफ चॉइस, फ्लूइड ऑफ चॉइस है ये ड्रग ऑफ चॉइस, फ्लूइड ऑफ चॉइस। फ्लूइड ऑफ चॉइस कौन सा होगा? 3% हाइपरटोनिक सेलाइन, 3% सेलाइन। ठीक है, जिसको हाइपरटोनिक सेलाइन भी बोलते हैं। तो ये तो है हमारे टर्प सिंड्रोम की सिम्टम्स और उसकी ट्रीटमेंट। ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए, कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं बीपीएस के, वो कहते हैं कि सर मेरा प्रोस्टेट तो 20 ग्राम्स है और मैं टीयूआरपी नहीं कराना चाहता। ठीक है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस, फियर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो पेशेंट टीयूआरपी के लिए रेडी नहीं होता। ठीक है ना, तो वो कहता है कि पेशेंट पूछता है कि क्या कोई और ऑप्शन है, तो हाँ बिल्कुल उसके लिए एक ऑप्शन है। इफ़ प्रोस्टेट इज स्मॉलर अप टू 20 ग्राम्स, और वी कैन गो फॉर TUIP। TUIP मतलब ट्रांस यूरिथ्रल इंसिजन ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है ना, इसमें हम इंसिजन्स देते हैं प्रोस्टेट में। देखें, अगर ये ऐसा प्रोस्टेट है, ये ट्रांजिशन जोन है और यहाँ से यूरिथ्रा आ रहा है, तो हम प्रोस्टेट पे 2 इंसिजन्स लगाते हैं ट्रांजिशन जोन में। ठीक है ना, तो इसमें
देखिए इसमें नाइफ़ हम कौन सी यूज़ करते हैं, कोलिन्स नाइफ़ यूज़ करते हैं। और 2 इंसिजन्स कहाँ-कहाँ लगाते हैं, एक 5 o'clock पे इंसिजन लगाते हैं प्रोस्टेट के, एक 1 o'clock पे इंसिजन लगाते हैं प्रोस्टेट के। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डेफिनेटली जो जितने BTURP के साथ कॉम्प्लिकेशंस थे वो TUIP के साथ नहीं होंगे, ठीक है। नो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, नो इम्पोर्टेंस, नो इनकंटिनेंस, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा कुछ पेशेंट्स आते हैं आपके पास जिनका प्रोस्टेट तो होता तो 75 से अबव है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू रिलेटेड टू द ऑब्स्ट्रक्शन, यानी ऑब्स्ट्रक्शन होती रही है, उसके नतीजे में उनको ब्लैडर स्टोन निकला है, उसके नतीजे में उनको ब्लैडर डाइवर्टिकुले निकला है, ठीक है। और स्पेशली प्रोस्टेट साइज़ उनका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इन 3 कंडीशंस में, यानी कि ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की कॉम्प्लिकेशंस के साथ और हाई प्रोस्टेट के साथ जो पेशेंट आए उसमें हम ओपन प्रोस्टेटेक्टमी करेंगे, ठीक है ना। उसमें हम ओपन प्रोस्टेटेक्टमी करेंगे। ऐसे पेशेंट्स में हम कुछ प्रोसीजर्स करते हैं। उन प्रोसीजर्स के क्या नाम है, फ्रेयर्स, इनके नाम से हैं फ्रेयर्स सुप्रा प्यूबिक प्रोस्टेटेक्टमी, मिलिन्स रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेटेक्टमी और यंग्स पेरिनियल प्रोस्टेटेक्टमी। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन 3 प्रोसीजर्स में से कौन सी ऑब्सोलीट हुई है, कौन सी अभी हम नहीं करते, ख़त्म हुई है। तो उसमें ये है कि यंग जो है, यंग्स पेरिनियल जो प्रोस्टेटेक्टमी है, दैट इज़ ऑब्सोलीट नाउ, ठीक है। इट्स एन ओल्ड स्कूल थॉट नाउ, ठीक है। इसका निमोनिक क्या है, यंग ओल्ड, यंग वाली ओल्ड हो चुकी है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखिए एक BPH का एक पेशेंट आपके पास आता है और उसको ब्लैडर स्टोन भी है, उसको ब्लैडर डाइवर्ट या फिर ब्लैडर स्टोन है या डाइवर्टिकुला है, दोनों में से एक है या फिर दोनों हैं। तो फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप मिलिन्स रेट्रोप्यूबिक करेंगे या फ्रेयर्स सुप्राप्यूबिक करेंगे। तो हमारे पास आंसर है कि हम उसकी फ्रेयर्स सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेटेक्टमी करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे सूरत में हम ट्रीट करेंगे स्टोन या डाइवर्टिकुला को भी एक साथ हम प्रोस्टेटेक्टमी भी कर सकेंगे, साइमल्टेनियसली हम दोनों ट्रीट्स कर सकेंगे। तो ऐसे पेशेंट्स में जिसमें ब्लैडर स्टोन या ब्लैडर डाइवर्टिकुला है, साथ में प्रोस्टेट भी है, BPH भी है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम फ्रेयर्स सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेटेक्टमी प्रेफर करते हैं। ठीक है ना। तो देखें BPH जो है, BPH की ट्रीटमेंट के लिए हम दूसरे प्रोस्टर्ब और ओपन प्रोसीजर्स के अलावा लेज़र भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। लेज़र हम देखें, जो लेज़र हम रीनल स्टोन्स में यूज़ करते हैं वही हम BPH में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। देखें इस लेज़र को हम क्या नाम देते हैं, इसको होल्मियम याक लेज़र बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको फैंसी नेम इसका है होयाक बोलते हैं, इसको होयाक, ठीक है।